हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी को। वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे सीटेट पेपर वन का सीडीपी। ठीक है, सीटेट पेपर वन का सीडीपी पढ़ेंगे। ठीक है, और यह सभी प्रश्न आपका 27 दिसंबर, ठीक है, 27 दिसंबर 2021 में जब सीटेट का एग्ज़ाम हुआ था, जिसमें सीटेट पेपर वन से जो सीडीपी का 30 नंबर जो प्रश्न पूछा गया था, वह सभी 30 प्रश्न मैं आपके सामने लेकर आया हूं, और यह सभी आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। यदि आपको सीटेट पास करना है तो वर्ष 2011 से 2024 तक अब तक जितने भी सीटेट का एग्ज़ाम हुआ है, आप ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को लगा लेते हैं, निश्चित रूप से आप सीटेट पास कर जाएंगे। तो हम आपके लिए इस चैनल पर 2011 से 2024 तक के जितने भी डेट में एग्ज़ाम हुआ है, ठीक है, वो सभी का वीडियो मैं लेकर आ रहा हूँ। ठीक है, आता हूँ। तो चैनल पर नया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि जो ही वीडियो लेकर हम आऊँगा इसकी जानकारी सबसे पहले आपको मिल जाएगा। ठीक है, और सीटेट पास करने के लिए आपको कुछ नहीं, सिर्फ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को फॉलो कीजिए, आप इसी से सीटेट पास कर जाएंगे। ठीक है, आपको ज़्यादा कुछ पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को ही फॉलो कीजिए, निश्चित रूप से आप सीटेट की एग्ज़ाम पास कर जाएंगे। क्योंकि सीटेट के एग्जाम में जो प्रश्न पूछा जाता है वो आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से रिपीटेशन होती है। प्रश्न आपको 60 से 70% परीक्षा में प्रश्न जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से पूछ दिया जाता है, और थोड़ा बहुत जो प्रश्न है आपको न्यू लेवल पर देखने को मिलेगा, लेकिन सारा क्वेश्चन जो है इसी पैटर्न से आपको पूछे जाते हैं। थोड़ा बहुत आपको शब्दों को इधर से उधर घुमाकर पूछा जाता है, लेकिन क्वेश्चन का पैटर्न जो है परीक्षा में आपको इसी तरह से देखने को मिलेगा। तो यदि आप सीटेट पास करना चाहते हैं तो कुछ नहीं, आप सिर्फ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को ही लगाइए, आप निश्चित रूप से सीटेट पास कर जाएंगे। तो चलिए दोस्तों, हम शुरुआत करते हैं 27 दिसंबर 2021 सीटेट पेपर वन में जो प्रश्न पूछा गया था आपका सीडीपी से, वह सभी प्रश्न आज हम इस वीडियो में पढ़ेंगे। और जानते हैं कि सीडीपी से 30 नंबर का प्रश्न पूछा जाता है, वह सभी 30 प्रश्न आज हम इस वीडियो में पढ़ेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं, लगाते हैं पहला क्वेश्चन सीडीपी का आपके सामने। प्रश्न है आपके सामने दिया हुआ, बच्चों के संदर्भ में विकास के अंतर्गत डैश आते हैं। बच्चों के संदर्भ में विकास के अंतर्गत डैश आते हैं। देखिए, बच्चों के विकास गुणात्मक और मात्रात्मक दोनों रूप से होता है। बच्चों में विकास जो है गुणात्मक और मात्रात्मक दोनों रूप में होता है। ठीक है, गुणात्मक परिवर्तन तब होता है जब बच्चा पहले अलग हो जाता है, जिस तरह से एक व्यक्ति दुनिया को देखता है, व्यवहार करता है और सोचता है। ठीक है, उसी तरह बच्चा भी क्या करता है, सोचता है। मात्रात्मक परिवर्तन तब होता है जब बच्चा नई जानकारी और अनुभव प्राप्त करता है, जैसे व्यक्ति मजबूत, बड़ा, अधिक वजन या ऊंचाई हासिल करता है। ठीक है, विकास में अचानक हुए बदलाव वास्तव में गुणात्मक और मात्रात्मक दोनों के विकास का परिणाम होता है। ठीक है, और यह जो है आपका विकास, यह एक व्यापक और जटिल प्रक्रिया होता है। ठीक है, तो बच्चों के संदर्भ में यहाँ से आपको पूछ रहा है कि बच्चों के संदर्भ में विकास के अंतर्गत डैश आते हैं, तो बच्चों में गुणात्मक और मात्रात्मक दोनों तरह का परिवर्तन होता है। ठीक है, तो ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन थर्ड हो जाएगा, गुणात्मक एवं मात्रात्मक परिवर्तन दोनों। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न पूछ रहा है आपसे, आपके सामने प्रश्न दिया हुआ है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक विकल्प सूक्ष्म गत्यात्मक कौशल का उदाहरण है। निम्नलिखित में से कौन सा एक विकल्प सूक्ष्म गत्यात्मक कौशल का उदाहरण है, बताइए। यहाँ पर ऑप्शन आपका 4 ऑप्शन दिया है, लिखना, कूदना, तैरना, दौड़ना। अब इसमें से बताना है कि कौन सूक्ष्म गत्यात्मक सूक्ष्म गति कौशल का उदाहरण है, आपसे पूछा जा रहा है, बताइए। तो लिखना जो है आपका सूक्ष्म गत्यात्मक कौशल का उदाहरण है। ठीक है, लिखना क्या है, आपका सूक्ष्म गत्यात्मक कौशल का उदाहरण है। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, आपका राइट आंसर 1 हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि देखिए ये आपका जो है गत्यात्मक कौशल जो है ये आपका फाइन मोटर कौशल गतिविधि के अंतर्गत आता है। ठीक है, और ऐसे में ऐसा गतिविधि में क्या होता है कि फाइन मोटर कौशल ऐसी गतिविधि है जिनमें आप सटीक गति करने के लिए अपने हाथों और कलाई की सूक्ष्म मांसपेशियों का उपयोग करते हैं। ठीक है, जैसे हम अपने हाथ से पेन पकड़ करके लिखते हैं, तो हम किस गति का उपयोग कर रहे हैं, तो फाइन मोटर स्किल का उपयोग कर रहे हैं। ठीक है, जिसमें मांसपेशियां
का प्रयोग किया जाता है वो होता है आपका फाइन मोटर स्किल होता है, ठीक है। तो आपका जो है गत्यात्मक कौशल का उदाहरण क्या है, आपका लिखना है, ठीक है। जैसे हम लिखते हैं तो लिखना क्या है, आपका फाइन मोटर स्किल के अंतर्गत आता है। तो ये आपका क्या है, गत्यात्मक कौशल का उदाहरण। तो ऑप्शन एक राइट आंसर है लिखना। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है आपके सामने। प्रश्न कहता है कि बच्चों के विकास के संदर्भ में संवेदनशील चरण से क्या तात्पर्य है। बच्चों के विकास के संदर्भ में संवेदनशील चरण से क्या तात्पर्य है, ठीक है। तो देखिए, बाल विकास के संवेदनशील अवधि बचपन विकास अवधि का प्रतिनिधित्व करती है, ठीक है। बाल विकास में संवेदनशील अवधि जो है बचपन विकास अवधि का क्या करता है, यह प्रतिनिधित्व करती है। यह मात्रात्मक और गुणात्मक क्षमताओं सहित व्यक्ति में हो रहे समय और प्रगतिशील परिवर्तन से संबंधित होता है, ठीक है। तो यहाँ आपसे पूछा जा रहा है कि बच्चों के विकास के संदर्भ में संवेदनशील चरण से आप क्या समझते हैं या इसका क्या तात्पर्य होता है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका किसी व्यक्ति की विशिष्ट क्षमताओं के उत्थान या इष्टतम चरण, ठीक है। ऑप्शन एक राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न है आपके सामने। प्रश्न कहता है कि समकक्षी समूह के संदर्भ में क्या सही है। समकक्षी समूह के संदर्भ में क्या सही आपसे पूछा जा रहा है, ठीक है। तो देखिए, बच्चों के द्वितीयक समाजीकरण में उनकी एक महत्वपूर्ण भूमिका होती है, ठीक है। बच्चों के द्वितीयक समाजीकरण में इसका क्या है, महत्वपूर्ण भूमिका होती है। तो समकक्षी समूह के संदर्भ में यह सही है कि बच्चे के जो है ना, बच्चों के जो है द्वितीय समाजीकरण में उनकी एक महत्वपूर्ण भूमिका होती है। तो ऑप्शन एक आपका यही राइट आंसर हो जाएगा। बच्चों की पहली समाजीकरण आपका उसका परिवार होता है और द्वितीय जो होता है उसका क्या होता है, द्वितीय समाजीकरण में उसका विद्यालय आता है, ठीक है। तो बच्चों की द्वितीय समाजीकरण में उनकी एक महत्वपूर्ण भूमिका भी होती है, ठीक है। तो ऑप्शन एक राइट आंसर हो जाएगा। समकक्षी समूह के संदर्भ में यह कथन इसका क्या है, सही है। तो ऑप्शन हो जाएगा आपका एक, बच्चों के द्वितीयक समाजीकरण में उनकी एक महत्वपूर्ण भूमिका होती है। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न है आपके सामने। प्रश्न है कि इनमें से कौन सी उप व्यवस्था लॉरेंस कोहलबर्ग के नैतिक विकास की पारंपरिक अवस्था के अंतर्गत आती है। बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो यह आपका अनुबंधन, नैतिकता एवं अधिकार व कानून, ठीक है। अनुबंधन, नैतिकता एवं अधिकार व कानून जो है, यह उपव्यवस्था जो है लॉरेंस कोहलबर्ग के नैतिक विकास की पारंपरिक अवस्था के अंतर्गत आती है, ठीक है। तो ऑप्शन जो है आपका 3 राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि कोहलबर्ग के सिद्धांत का प्रस्ताव है कि नैतिक विकास के 3 स्तर है, ठीक है। कोहलबर्ग जी ने बताया था कि नैतिक विकास के कितने स्तर है, 3 स्तर है, ठीक है। नैतिक विकास के कितने स्तर है, 3 स्तर है और प्रत्येक स्तर के 2 चरण में विभाजित किया गया है। कोहलबर्ग ने सुझाव दिया कि लोग एक निश्चित क्रम में इन चरणों से क्या है, गुजरते हैं। नैतिक समूह संज्ञानात्मक विकास से जुड़ी होती है, ठीक है। नैतिक समूह जो है आपका संज्ञानात्मक विकास से जुड़ी होती है। नैतिक तर्क के 3 स्तर है, पूर्व परंपरागत, पारंपरिक और उत्तर परंपरागत, ठीक है। तो ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, थर्ड आंसर हो जाएगा, अनुबंधन, नैतिकता एवं अधिकार व कानून। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है आपके सामने। प्रश्न दिया हुआ है। प्रश्न कहता है कि समायोजन घटित होता है जब, तो समायोजन घटित होता है जब बच्चे अपने वर्तमान स्कीमाओं में परिवर्तन करके नए अनुभवों के अभिप्राय को समझते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन आपका 2 राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। बच्चे जब अपने वर्तमान स्कीमा में परिवर्तन करके नए अनुभवों को जोड़ते हैं तो क्या होता है, समायोजन, उसको क्या कहते हैं, समायोजन कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ आपको क्या होगा, इसको क्या, स्कीमा विचारों के एक मानसिक समूह का प्रतिनिधि होता है, ठीक है। समायोजन जो होता है वर्तमान अनुभवों में परिवर्तन के परिणाम स्वरूप नए विचारों को शामिल करना, ठीक है। ये क्या होता है, आपका समायोजन होता है। तो समायोजन क्या होता है कि जब वर्तमान अनुभव को परिवर्तन करके नए विचारों को जो शामिल किया जाता है वो क्या होता है, आपका समायोजन होता है। तो बच्चे अपने वर्तमान स्कीमाओं में परिवर्तन करके नए अनुभवों के जो है ना जोड़ते हैं, नए अनुभवों को समझते हैं, उसको क्या कहते हैं, हम
समायोजन कहते हैं। तो ऑप्शन 2 है राइट आंसर जगह। बच्चे अपने वर्तमान स्कीमाओं में परिवर्तन करके नए अनुभवों के अभिप्राय को समझते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन 2 राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है आपके सामने। प्रश्न कहता है, प्रश्न कि एक 5 वर्षीय बच्चे को 16 फूलों के चित्र दिखाए जाते हैं। ठीक है, एक बच्चा है जिसकी उम्र है 5 वर्ष, उसको 16 फूलों के चित्र दिखाए जाते हैं जिनमें 4 लाल और 12 नारंगी रंग के होते हैं। ठीक है, जिसमें 16 फूल का चित्र दिखाए जाते हैं जिसमें 4 जो होता है लाल रंग का होता है चित्र और 12 जो चित्र होता है नीले रंग का होता है। जब बच्चे से पूछा जाता है कि क्या नीले फूल अधिक है या लाल फूल अधिक है, तो बच्चा उत्तर देता है कि नीले फूल अधिक है। जीन पियाजे के अनुसार इसका अभिप्राय है कि बच्चा अभी डैश दक्षता हासिल नहीं कर पाया है। तो देखिए यहाँ जो है बच्चा जो है आपका श्रेणीबद्ध वर्गीकरण की दक्षता को हासिल नहीं कर पाया है। ठीक है, तो श्रेणीबद्ध वर्गीकरण क्या होता है कि श्रेणीकरण वर्गीकरण की आदतों, दृष्टिकोणों, मूल्य और विश्वासों को सिखाता है। ठीक है, जिसमें वह पैदा हुआ है। खासकर बचपन और किशोरावस्था में साथी समूह सामाजिकरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। ठीक है, तो ये आपका जो राइट आंसर हो जाएगा, आपका राइट आंसर होगा 2 हो जाएगा। ठीक है, श्रेणीबद्ध वर्गीकरण। बच्चा जो है वह बड़ा छोटा में परिवर्तन को नहीं समझ पाता है कि लाल रंग बड़ा में कितना है, यानी वो जो है ना बड़ा छोटा में अंतर नहीं कर पाता है। ठीक है, तो बच्चा जो है नीले फूल को अधिक कहता है। ठीक है, तो बच्चा अभी दक्षता हासिल नहीं कर पाया है, तो श्रेणीबद्ध वर्गीकरण की दक्षता जो है हासिल नहीं कर पाया है। तो ऑप्शन आपका 2 है राइट आंसर का श्रेणीबद्ध वर्गीकरण। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है आपके सामने। प्रश्न की एक अध्यापिका शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में डैश विद्यार्थियों को सहपाठियों से अंत क्रिया कराकर एवं सहारा देकर अध्यापन करती है। यह शिक्षण अधिगम की प्रक्रिया किस पर क्या है आधारित है। ठीक है, क्वेश्चन कहता है, क्वेश्चन एक बार फिर से पढ़ लीजिए। क्वेश्चन क्या कहता है, क्वेश्चन पहले गौर से पढ़िए। क्वेश्चन क्या कहता है, क्वेश्चन कहता है कि एक अध्यापिका शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में विद्यार्थियों को सहपाठियों से अंत क्रिया कराकर एवं सहारा देकर अध्यापन करती है। यह शिक्षण अधिगम की प्रक्रिया किस पर आधारित है। ठीक है, बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर आपका होगा क्या, बताइए। तो इसका राइट आंसर है आपका 3rd हो जाएगा लय वाइगोत्स्की के सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत पर। ठीक है, लय वाइगोत्स्की के सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत पर जो है ना यह आधारित है। ठीक है, तो ऑप्शन आपका 3rd राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है आपके सामने। प्रश्न कहता है कि प्रगतिशील शिक्षा में पाठचर्या के उद्देश्य डैश को महत्व देते हैं। तो प्रगतिशील कक्षा में क्या कहता है कि प्रगतिशील शिक्षा में पाठचर्या के उद्देश्य डैश को महत्व देते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर होगा आलोचनात्मक चिंतन। ठीक है, आलोचनात्मक चिंतन को क्या है आपका महत्व देता है। ऑप्शन 3rd राइट आंसर जगह आलोचनात्मक चिंतन। ठीक है, एक प्रगतिशील शिक्षा में पाठचर्या के उद्देश्य डैश को महत्व देता है, तो आलोचनात्मक चिंतन को महत्व देता है। तो ऑप्शन आपका 3rd राइट आंसर हो जाएगा आलोचनात्मक चिंतन। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है आपके सामने। प्रश्न कहता है कि हार्वर्ड गार्डनर के बहुबुद्धि सिद्धांत के अनुसार इनमें से कौन सी बुद्धि जटिल आंतरिक भावनाओं को पहचानने और उनका उपयोग करके अपने आचरण को दिशा देने की योग्यता से संबंधित है।
बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। क्वेश्चन कहता है कि हार्वर्ड गार्डनर के बहुबुद्धि सिद्धांत के अनुसार, ठीक है, इनमें से कौन सी बुद्धि जटिल आंतरिक भावनाओं, ठीक है, जटिल आंतरिक भावनाओं को पहचानने और उनका प्रयोग करके अपने आचरण को दिशा देने की योग्यता से संबंधित है। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। 10 का राइट आंसर क्या होगा। तो इसका राइट आंसर होगा अंतःव्यक्तिक बुद्धि। ठीक है, क्या होगा, अंतःव्यक्तिक वैयक्तिक बुद्धि होगा। ऑप्शन 2 राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न है आपके सामने दिया हुआ। प्रश्न कहता है कि कथन ए दिया हुआ है। कथन ए कहता है कि कक्षा में प्रिंट समृद्ध वातावरण का सृजन बहुत महत्वपूर्ण है। तो इस कथन का तर्क आर दिया हुआ है। उपकारी वातावरण भाषा विकास में अर्थपूर्ण भूमिका निभाता है। तो सही विकल्प को चुनिए। ठीक है, तो कक्षा में प्रिंट समृद्ध वातावरण का सृजन बहुत महत्वपूर्ण होता है, ये तो सही कथन है। और इसका तर्क दिया हुआ है कि उपकारी वातावरण भाषा विकास में अर्थपूर्ण भूमिका निभाता है। हाँ, ये भी इसका तर्क सही है। तो ए और आर दोनों सही है और आर ए की सही व्याख्या करता है। तो ऑप्शन ए का राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है आपके सामने दिया हुआ। प्रश्न कहता है कि डैश शब्द का प्रयोग जैविक अंतरों के लिए होता है, जबकि डैश शब्द का प्रयोग उन विशेषताओं और स्वभावों के लिए होता है जिसे एक विशिष्ट संस्कृति पुरुषों और महिलाओं के लिए उपयुक्त मानती है। ठीक है, बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। तो इसका राइट आंसर होगा आपका लिंग और जेंडर। ठीक है, डैश शब्द का प्रयोग जैविक अंतरों के लिए होता है, जबकि डैश शब्द का प्रयोग उन विशेषताओं और स्वभाव के लिए होता है जिसे एक विशिष्ट संस्कृति पुरुषों और महिलाओं के लिए उपयुक्त मानती है। तो यह आपका लिंग और जेंडर। ठीक है, लिंग शब्द का प्रयोग जैविक अंतरों के लिए होता है, जबकि जेंडर शब्द का उपयोग उन विशेषताओं और स्वभाव के लिए होता है जिसे एक विशिष्ट संस्कृति पुरुषों और महिलाओं के लिए क्या है, उपयुक्त मानती है। तो ऑप्शन आपका एक हो जाएगा, लिंग और जेंडर। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है आपके सामने। प्रश्न कहता है कि बहुभाषी कक्षा के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सर्वाधिक उपयुक्त होगा। बहुभाषी कक्षा के लिए कौन सा कथन सर्वाधिक उपयुक्त होगा, बताइए इसका राइट आंसर। तो शिक्षक को सभी भाषाओं का सम्मान करना चाहिए और छात्रों को उस भाषा में संवाद करने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए जिनका उपयोग करने में उन्हें आसानी हो। ठीक है, एक शिक्षक को बहुभाषी कक्षा में बच्चों के प्रति कैसा व्यवहार करना चाहिए। तो एक बहुभाषी कक्षा में शिक्षक को बच्चा जिस भाषा को जानते हैं उस भाषा को सम्मान देना चाहिए और उस भाषा को सीखने में उसको प्रोत्साहित करना चाहिए। ठीक है, जिससे बच्चा आसानी से जिस भाषा को सीखता हो उस भाषा को शिक्षक को क्या करना चाहिए, प्रोत्साहित करना चाहिए। तो शिक्षक को सही भाषाओं को सम्मान करना चाहिए, छात्रों को उस भाषा में संवाद करने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए जिनका प्रयोग करने में उनको क्या हो, आसानी होता हो। तो ऑप्शन आपका 2 और राइट आंसर हो जाएगा आपका बहुभाषी कक्षा के लिए। ठीक है, तो बहुभाषी कक्षा में सभी भाषाओं को एक शिक्षक को सम्मान देना चाहिए। ठीक है, और उस भाषा में उसको साथ संवाद करना चाहिए, बातचीत करना चाहिए और उस भाषा को क्या है, प्रोत्साहित करना चाहिए, प्रोत्साहन देना चाहिए एक शिक्षक को। तो ऑप्शन 2 आपका राइट आंसर होगा। शिक्षक को सही भाषाओं का सम्मान करना चाहिए और छात्रों को उस भाषा में संवाद करने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए जिनका प्रयोग करने में उन्हें आसानी हो। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है आपके सामने। प्रश्न कहता है कि निम्न में से कौन सा कथन मूल्यांकन हेतु मानकीकृत परीक्षणों के संदर्भ में सही है। तो ये आपका है वे मूल्यांकन के सख्त ढांचे संरचनाओं पर आधारित है। ऑप्शन 2 राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये मूल्यांकन हेतु मानकीकृत परीक्षणों के संदर्भ में सही है कि वे मूल्यांकन के सख्त ढांचों या संरचनाओं पर आधारित होता है। ऑप्शन 2 राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न है आपके सामने, निम्न में से कौन सी विधि अधिगम के लिए आकलन हेतु उपयुक्त होता है। निम्न में से कौन सी विधि अधिगम के लिए आकलन हेतु उपयुक्त होता है, बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो बच्चों के संप्रत्यय बुद्धि का नियमित प्रलेखीकरण,
ठीक है। बच्चों के संप्रत्यय बुद्धि का नियमित प्रलेखीकरण जो है ये आपका अधिगम के लिए आकलन हेतु उपयुक्त होता है। ऑप्शन 2 राइट आंसर जगह बच्चों के संप्रत्यय बुद्धि का नियमित प्रलेखीकरण। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है आपके सामने। प्रश्न कहता है कि एक अध्यापिका अपने विद्यार्थियों को गणित के सवालों के उत्तर तक पहुंचने की प्रक्रिया को व्याख्या करने के लिए बढ़ावा देती है। अधिगम की प्रक्रिया के संदर्भ में यह तकनीक जो है अधिसंज्ञानात्मक कौशल के विकास में मददगार है। ठीक है, ऑप्शन 4 राइट आंसर हो जाएगा। यह तकनीक जो है अधिसंज्ञानात्मक कौशल के विकास में मददगार है। ठीक है, तो ऑप्शन 4 आपका राइट आंसर हो जाएगा। अधिसंज्ञानात्मक कौशल के विकास में मददगार है। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न है आपके सामने। समावेशी शिक्षा किन विद्यार्थियों के लिए अधिगम के उपयुक्त स्तर मान रखती है? समावेशी शिक्षा किन विद्यार्थियों के लिए अधिगम के उपयुक्त स्तर मान रखती है? ठीक है, तो ऑप्शन आपका बताइए, ऑप्शन क्या क्या सही होगा। यहाँ पर ऑप्शन दिया हुआ आपका सृजनात्मकता, उसके बाद है स्वलीन, उसके बाद अधिगम विकार, उसके बाद है मानसिक रूप से चुनौतीपूर्ण। तो सृजनात्मक, स्वलीन, अधिगम विकार, मानसिक रूप से चुनौतीपूर्ण, ये सभी जो है आपका समावेशी शिक्षा के लिए उपयुक्त स्तर का मान रखती है। तो ऑप्शन आपका 1 2 3 4 आपका चारों ऑप्शन सही है, जो कि किस में है आपका ऑप्शन 4 में है। ऑप्शन 4 राइट आंसर हो जाएगा। सभी कथन सही है। कथन 1, कथन 2, कथन 3 और कथन 4, चारों कथन सही है। तो ये चारों कथन किस ऑप्शन में? ऑप्शन 4 में है। ऑप्शन 4 राइट आंसर हो जाएगा। एक समावेशी शिक्षा के लिए अधिगम का उपयुक्त स्तर है आपका सृजनात्मक, स्वलीन, अधिगम विकार और मानसिक रूप से चुनौतीपूर्ण। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है आपके सामने। प्रश्न है कि एक ऐसी दशा जिसमें कोई बच्चा पढ़ते समय कुछ अक्षरों और शब्दों को हटा देता है या प्रतिस्थापित करता है या फिर उल्टा कर देता है, डैश कहलाती है। तो इसको कहते हैं वाचन वैफल्य। ठीक है, वाचन वैफल्य में क्या होता है कि बच्चे जो है अक्षरों और शब्दों को हटा देता है या प्रतिस्थापित कर देता है या फिर उल्टा पुल्टा करके क्या है पढ़ता है। तो इसको क्या कहते हैं? वाचन वैफल्य कहते हैं। ठीक है, ऑप्शन 1 राइट आंसर होगा, वाचन वैफल्य। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है आपके सामने। बिंदु अपने आप से परियोजना पर कार्य करने के लिए बहुत उत्साहित रहती है। वह मौलिक एवं अविचारी समाधानों को खोज कर लाती है। यह गुण किसकी ओर संकेत करती है? बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। तो इसका राइट आंसर होगा आपका सृजनात्मकता होगा। ऑप्शन 2 राइट आंसर होगा, सृजनात्मकता। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है आपके सामने। प्रश्न है कि आंशिक दृष्टि वाले विद्यार्थियों के लिए निम्न में से कौन सी अधिगम सामग्री उपयुक्त है? तो बड़ी प्रिंट में छपी पुस्तक, हाँ ये सही है। जो आंशिक दृष्टि जिसका क्या है कि दृष्टि दोष है, उसके लिए जो है अधिगम के लिए सीखने के लिए कौन सा सामग्री उपयुक्त होगी? तो बड़े प्रिंट में छपी पुस्तक, हाँ ये तो सही कथन है। दूसरा है त्रिआयामी मानचित्र और चार्ट, हाँ ये भी सही है। चौथा है छोटे प्रिंट वाले कार्य पत्रक, तो ये गलत है। छोटे प्रिंट वाले कार्य पत्रक देने से जिसका दृष्टि दोष है, ठीक है, जो देख नहीं पाते हैं, तो उसके लिए तो छोटे प्रिंट वाले कार्य पत्रक तो ये उपयोगी नहीं होगा। चौथा है सॉफ्टवेयर जो मूल पाठों को वाक्य में परिवर्तित करते हैं, हाँ ये सही है। तो आपका ऑप्शन जो है, आपके प्रश्नानुसार आपका ऑप्शन जो है, जो आंशिक दृष्टि विद्यार्थियों के लिए, जो आंशिक दृष्टि यानी जो कम देख पाते हैं ब्लैक बोर्ड पर, उसके लिए जो है, उसके लिए बड़े प्रिंट में छपी पुस्तकें होना चाहिए। ठीक है, त्रिआयामी मानचित्र और चार्ट होनी चाहिए। उसके बाद सॉफ्टवेयर में जो कि मूल पाठ को वाक्य में परिवर्तित करता हो वो होना चाहिए। तो ऑप्शन आपका जो है ऑप्शन 1 2 और 4 राइट आंसर हो जाएगा। आपका ऑप्शन 1 2 और 4 राइट ऑप्शन है। ऑप्शन 2 में इसका दिया हुआ 1 2 4, तो ऑप्शन 2 राइट आंसर हो जाएगा 1 2 और 4। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है आपके सामने।
प्रश्न है कि कक्षा में बच्चों के अधिगम को सहयोग देने के लिए निम्न में से कौन सी योजना प्रभावशाली नहीं है। कक्षा में बच्चों के अधिगम को सहयोग देने के लिए निम्न में से कौन सी योजना प्रभावशाली नहीं होगी। तो ये आपका बच्चों को प्रश्नों के उत्तर की निष्क्रिय नकल उतारने के लिए कहना, ये आपका अधिगम की योजना के लिए प्रभावशाली नहीं है। तो ऑप्शन थर्ड राइट आंसर हो जाएगा, बच्चों को प्रश्नों के उत्तर की निष्क्रिय नकल उतारने के लिए कहना। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा सवाल प्रक्रियात्मक ज्ञान से संबंधित है। बताइए इसका राइट आंसर। तो 3 अंकों वाली संख्या को जोड़ने का तरीका जो है ये आपका प्रक्रियात्मक ज्ञान से संबंधित होता है। ऑप्शन थर्ड राइट आंसर हो जाएगा। 3 अंकों वाली संख्या को जोड़ने का तरीका क्या है। ये आपका यह सवाल जो है आपका प्रक्रियात्मक ज्ञान से संबंधित होता है। तो ऑप्शन थर्ड राइट आंसर होगा, 3 अंकों वाली संख्याओं को जोड़ने का तरीका क्या है। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न है आपके सामने। प्रश्न कहता है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 प्रस्तावित करती है कि शिक्षा डैश होनी चाहिए। तो देखिए, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 प्रस्तावित करती है कि शिक्षा का माध्यम जो है, शिक्षा के माध्यम जो है ये आपका किस तरह होना चाहिए। तो शिक्षा के माध्यम जो है आपका अन्वेषण प्रेरित खोज उन्मुखी होनी चाहिए। ऑप्शन 2 राइट आंसर हो जाएगा, अन्वेषण प्रेरित खोज उन्मुखी होनी चाहिए आपका शिक्षा का माध्यम राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है आपके सामने। प्रश्न दिया हुआ है, प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा कथन सार्थक अधिगम की श्रेष्ठ परिभाषा देता है। तो अधिगम एक सक्रिय प्रक्रिया है जो बच्चों द्वारा विद्यालय के बाहर ली गई जानकारी को सम्मिलित करता है। ठीक है, यह आपका अधिगम सार्थक अधिगम के श्रेष्ठ का क्या है परिभाषा देता है कि अधिगम एक सक्रिय प्रक्रिया है जो बच्चों द्वारा विद्यालय के बाहर ली गई जानकारी को क्या करता है, सम्मिलित करता है। तो यह आपका श्रेष्ठ अधिगम क्या क्या है, यह आपका श्रेष्ठ सार्थक अधिगम का परिभाषा है। ठीक है, तो ऑप्शन 2 राइट आंसर होगा, अधिगम एक सक्रिय प्रक्रिया है जो बच्चों द्वारा विद्यालय के बाहर ली गई जानकारी को सम्मिलित करता है। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है आपके सामने। प्रश्न कहता है कि समस्या समाधान के संदर्भ में किसी समस्या को एक ही तरीके से प्रस्तुत करके अटक जाना क्या कहलाता है। तो इसका राइट ऑप्शन होगा आपका प्रक्रियात्मक स्थिरता। ठीक है, प्रक्रियात्मकता स्थिरता यह कहलाता है आपका किसी समस्या को एक ही तरीके से प्रस्तुत करने पर अटक जाना। ठीक है, क्या कहलाता है आपका प्रक्रियात्मक स्थिरता कहलाता है। ऑप्शन 1 राइट आंसर हो जाएगा, प्रक्रियात्मक स्थिरता। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है आपके सामने। एक कक्षा में विद्यार्थी छोटे छोटे समूहों में एक नियत कार्य पर लगे हुए हैं और प्रत्येक समूह का एक सहायक है। किस उपागम का कक्षा में उपयोग हो रहा है। ठीक है, बताइए इसका राइट आंसर। तो इसका राइट आंसर आपका संरचनावादी। ठीक है, संरचनावादी होगा आपका ऑप्शन 2 राइट आंसर कि एक कक्षा में विद्यार्थी छोटे छोटे समूहों में एक नियत कार्य पर लगे हुए हैं और प्रत्येक समूह का एक सहायक है। तो यह उपागम जो है आपका संरचनावादी उपागम होता है। ऑप्शन 2 राइट आंसर होगा, संरचनावादी। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है आपके सामने। प्रश्न कहता है कि समस्या के समाधान की वह प्रणाली जिसमें लक्ष्य से प्रारंभ करके क्रमशः पीछे की तरफ चलकर हल तक पहुंच जाता है डैश कहलाती है। तो उन्हें कार्य को बार बार दोहराने के लिए कहना चाहिए जब तक कि वे गलती करना छोड़ ना दे। ऑप्शन 2 राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन 2 क्या होगा, राइट आंसर हो जाएगा। यह आपका समस्या के समाधान की वह प्रणाली है जिसमें लक्ष्य से आरंभ करके क्रमशः पीछे की तरफ चलकर हल तक पहुंच जाना, यह आपका क्या कहलाता है, कार्य को बार बार दोहराने के लिए कहना और वे तब तक दोहराते रहे जब तक कि गलती करना छोड़ ना दे। ठीक है, तो ऑप्शन 2 आपका यही राइट आंसर हो जाएगा। उन्हें कार्य को बार बार दोहराने के लिए कहना चाहिए जब तक कि वे गलती करना छोड़ ना दे। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है आपके सामने। प्रश्न कहता है कि जब बच्चे गलतियां करते हैं जब बच्चे गलतियां करते हैं तो शिक्षक को बच्चे की सोचने समझने की प्रक्रिया को समझने के लिए उसके साथ चर्चा करनी चाहिए। ठीक है, जब बच्चा गलती करे तो एक शिक्षक का दायित्व होता है कि बच्चे के साथ
क्या करना चाहिए? सोचने समझने की प्रक्रिया को समझने के लिए उसके साथ चर्चा करनी चाहिए। ठीक है, तो ऑप्शन 4 राइट आंसर हो जाएगा। शिक्षक को बच्चे की सोचने समझने की प्रक्रिया को समझने के लिए उसके साथ चर्चा करनी चाहिए जब बच्चा गलती करे तो। ऑप्शन 4 राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है आपके सामने। प्रश्न कि एक शिक्षक अपने छात्र को, ठीक है, एक शिक्षक, प्रश्न कहता है कि एक शिक्षक अपने छात्र को सीखने के लिए आंतरिक रूप से प्रेरित बने रहने के लिए कैसे उत्साहित कर सकता है? एक शिक्षक अपने छात्र को सीखने के लिए आंतरिक रूप से प्रेरित बने रहने के लिए कैसे प्रोत्साहित कर सकता है? तो व्यक्तिगत नैपुण्य लक्ष्यों को निर्धारित करने में उनका सहयोग देकर एक शिक्षक छात्रों को सीखने के लिए आंतरिक रूप से प्रेरित कर सकता है। तो ऑप्शन 3 राइट आंसर जाएगा। व्यक्तिगत नैपुण्य लक्ष्यों को निर्धारित करने में उनका सहयोग देकर। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है आपके सामने और यह लास्ट प्रश्न आपका सीडीपी का है। प्रश्न है कि किसी विद्यार्थी की योजना बनाने, जांचने, मूल्यांकन करने और अपने ही अधिगम में परिवर्तन करने की क्षमता क्या कहलाती है? तो यह कहलाता है आपका अधिसंज्ञान। ठीक है, ऑप्शन 4 राइट आंसर हो जाएगा, अधिसंज्ञान। तो दोस्तों इस तरह से आपका 27 दिसंबर 2021 को जो परीक्षा हुआ था सीटेट पेपर 1 की, उसमें जो आपका सवाल पूछा गया था सीडीपी से, बाल विकास शिक्षा शास्त्र से 30 नंबर का, वो सभी 30 नंबर का प्रश्न आज समाप्त हुआ इस वीडियो में। दोस्तों आपको यदि सीटेट पास करना है तो यही प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही उपयोगी सिद्ध होगी। ठीक है, तो आपको कुछ नहीं, सिर्फ सीडीपी और आपका ईवीएस और हिंदी, उसके बाद आपका इंग्लिश और उसके बाद आपका संस्कृत, ठीक है, ये सभी का आप प्रीवियस और क्वेश्चन लगा लेते हैं, आप निश्चित रूप से मैं 100% कहता हूँ कि आप सीटेट पास कर जाएंगे। वर्ष 2011 से 2024 तक की जितने भी एग्जाम हुआ है सीटेट का, वो सभी क्वेश्चन को आप लगा लेते हैं। ठीक है, आप निश्चित रूप से सीटेट पास कर जाएंगे। तो दोस्तों वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को अधिक से अधिक अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि हम जब भी लेकर आएंगे आपके लिए प्रीवियस क्वेश्चन आपको सबसे पहले जानकारी मिल जाएगी। तो वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।